तो ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, गैस टरबाइन विद री हीटिंग एंड इंटरकूलिंग। बहुत इजी है, जिस तरह पहले न्यूमेरिकल है वैसे ही है। थोड़ा सा बीच में एक बात है बस। तो एग्जांपल है 9.8। और इसमें उसने कहा है री हीटिंग एंड इंटरकूलिंग। दोनों चीज़ें उसने यहाँ पे लगा दी हैं। अब री हीटिंग एंड इंटरकूलिंग है तो हम इसकी सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेआउट। अगेन लेआउट पेपर में आपने लाजमी बनाना है। 1 या 2 नंबर का लेआउट होगा, 1 या 2 नंबर की टीएस डायग्राम होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंप्रेसर है। इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसर 1। कंप्रेसर 1 के बाद जाएगा इंटरकूलर में, कूल डाउन होगा। फिर जाएगा हमारे पास कंप्रेसर 2 में, और उसके बाद जाएगा ये कंबस्शन चैम्बर 1 में, कंबस्शन चैम्बर 1। उसके बाद जाएगा ये टरबाइन में, जो हाई प्रेशर टरबाइन होगी। और उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, कंबस्शन चैम्बर 2 में, जहाँ पे रीहीट होगा। और उसके बाद ये जाएगा हमारे पास लो प्रेशर टरबाइन में, और फिर हो जाएगा एग्जॉस्ट। सो 1.2 3 ये 4 हो जाएगा, 5 6 एंड 7 8। तो ये था लो प्रेशर कंप्रेसर। क्या कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 1। और इंटरकूलिंग, कंप्रेसर 2 जो कि हाई प्रेशर होगा, कंबस्शन चैम्बर 1, टरबाइन 1, टरबाइन 2, हाई प्रेशर टरबाइन है, लो प्रेशर टरबाइन है, एंड कंबस्शन चैम्बर 2। तो ये सारी चीज़ें तो पहले भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम इसकी बनाते हैं टीएस डायग्राम। टीएस ये टेम्परेचर की लाइन है, एंट्रोपी की लाइन है, टीएस डायग्राम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलो टीएस डायग्राम में सबसे पहले ये 1 से 2 पहला है कंप्रेसर, फिर इंटरकूलिंग होगी, फिर ये दूसरा कंप्रेसर यहाँ से, फिर हमारे पास क्या होगा, कंबस्शन चैम्बर 2, कंबस्शन चैम्बर 1। ये सारी की सारी लाइन ऐसे करके आएगी। एंड देन ये हमारे पास होगा फर्स्ट टरबाइन रीहीटिंग, सेकंड टरबाइन, एंड ये सिस्टम क्लोज है या ओपन है, चलें डॉटेड लाइन से हम शो कर देते हैं। चलो 1 से 2 लो प्रेशर कंप्रेसर, 2 से 3 इंटरकूलिंग, 3 से 4 हमारे पास कंप्रेसर 2, 4 से 5 कंबस्शन चैम्बर 1, 5 से 6 टरबाइन 1, 6 से 7 कंबस्शन चैम्बर 2, 7 से 8 टरबाइन 2, एंड 8 से 1 हमारे पास क्या हुआ, एग्जॉस्ट हो गया। तो ये हमारे पास टीएस डायग्राम भी बन गई है इसकी। अब हमें स्टेटमेंट में क्या चीज़ गिवन है, स्टेटमेंट हमें गिवन है ओवरऑल प्रेशर रेशियो ऑफ 8। इसमें लिखा है ओवरऑल। एक ये चीज़ गिवन है, कंप्रेसर के इनलेट पे टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, 300 केल्विन, और अगेन एक 1300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है टरबाइन के इनलेट पे। ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, अगर मैं इनको डॉटेड लाइन से मिलाऊं, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, इसी तरह ये दोनों भी सेम है, एंड 5 7 भी सेम है, मतलब टेम्परेचर सेम है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमें 1 ये है, तो इसका मतलब 3 भी सेम है, 300। और इस तरह में यहाँ पे ये दिया हुआ है टरबाइन की इनलेट का 1300। तो इसका क्या मतलब है,
T5 इज़ इक्वल टू T7 एंड T1 इज़ इक्वल टू T3। तो ये मेरे ख्याल अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो गया कि टेम्परेचर कौन सा गिवन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं T1 या T3 और वो है T5 या T7। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है कि ये क्यों इक्वल है, तो हम चाहते हैं कि इक्वल हों, तभी हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो फिर आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो जब आप एक्चुअल में साइकिल बनाते हैं तो जब एक्चुअल आता है तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है टेम्परेचर, ये दोनों, पर वो आपकी इनएफिशिएंसीज ही हैं। आप चाहते हैं कि आपका एफिशिएंट साइकिल हो और सेम टेम्परेचर। अब जो सबसे पहली बात है उसने बताया ओवरऑल प्रेशर रेशियो। ओवरऑल प्रेशर रेशियो का मतलब है कि दोनों कंप्रेसर की प्रेशर रेशियो जो है वो 8 है, एक की नहीं है, दोनों की ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब है P2/P1 इज इक्वल टू P4/P3। इन दोनों की प्रेशर रेशियो टोटल 8 है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, उसका 8 का अंडर रूट ले लिया। 8 का अंडर रूट लिए कि क्या आंसर आता है 2.83। इसका क्या मतलब है कि P2/P1 की भी प्रेशर रेशियो 2.83 है एंड P4/P3 की प्रेशर रेशियो भी 2.83 है। अब 2.83 क्यों का है, अगर आप मल्टीप्लाई करें 2.83 मल्टीप्लाई बाय 2.83 तो ये वापस आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इस वजह से इसका अंडर रूट लेके 2.83 की, ठीक है। तो हमें ये प्रेशर रेशियो पता चल गई। और इस तरह इन दोनों की प्रेशर रेशियो भी सेम है। मैंने बताया था, आपको पता था P2/P1 इज इक्वल टू, वहाँ पे होता था P3/P4, मैंने बताया था इक्वल होता है जो टर्बाइन वाला। तो इसी तरह हमारे पास ये P6/P7 इज इक्वल टू 2.83 एंड P8/P9 भी 2.83 ही है। ये सब प्रेशर रेशियो गिवन है आपको। देन मैंने आपको टेम्परेचर का बता दिया, T1 T3 बराबर है और T2 T4 बराबर है। अब इन टेम्परेचर्स का मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या मतलब है। अगर यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि T1 इज इक्वल टू T3 है, तो इसका अदर मतलब है कि H1 इज इक्वल टू H3 होगा, जितने भी, और ये दोनों सेम है। फिर T4 इज इक्वल टू T2 है तो H4 इज इक्वल टू H2 होगा। वो दोनों की बात T5 इज इक्वल टू T7 है तो H5 इज इक्वल टू H7 होगा। एंड लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है, T6 इज इक्वल टू T8 तो H6 इज इक्वल टू H8 होगा हमारे पास। तो ये भी आपको अब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो एग्जैक्टली वैसी है जिस तरह हम पहले करते थे। तो इतनी सी जगह है मेरे पास, मैंने इसी में वो सॉल्व कर देना है। हम क्या करते थे, T1 हमें पता था 300 केल्विन, ये हमने जाना है ए टेबल में। ए टेबल से हमने H1 की वैल्यू ले लेनी है एंड PR1 की वैल्यू ले लेनी है। ये दोनों वैल्यूज टेबल से आ जाएंगी। PR1 आ जाएगा तो उससे हमने क्या करना है, PR2 फाइंड कर लेना है। PR2 का फार्मूला लिख देता हूँ, PR2/PR1 इज इक्वल टू P2/P1। PR2 फाइंड कर लिया। PR2 जब आ गया तो यहाँ से फिर अगेन आपने जाना है ए टेबल में एंड हमने क्या फाइंड करना है, H2 एंड T2। अब H2 आ गया, T1 तो था ही, H1 जब हमारे पास आ गया तो H3 भी आ गया, मतलब H1 H3 की वैल्यू आ गई, H2 H4 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम, आपको पता है कि इस साइड पे भी हम एग्जैक्टली सेम मेथड से ही सॉल्व करते हैं। अगेन आपने सेम मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो आगे चलते हैं। आपके पास सब H आ जाएंगे। दूसरी साइड पे भी पहले हमने सॉल्व किया, उससे आपको पता होगा। फिर उसने W ऑफ कंप्रेसर फाइंड किया। W ऑफ कंप्रेसर उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया W ऑफ कंप्रेसर 1 को, और ये वर्क था H2 माइनस H1, तो इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास टोटल W ऑफ कंप्रेसर का वर्क आ जाएगा। इसी तरह W ऑफ टर्बाइन का जो वर्क होगा H6 माइनस H7, उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन Q इन होगा हमारे पास, वो होगा Q प्राइमरी प्लस Q रीहीट, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। Q प्राइमरी क्या है H6 माइनस H4 और Q रीहीट क्या है H8 माइनस H7। वो आप TS डायग्राम से देख सकते हैं। वो जो पहले एक बार ऐसे जाता है फिर ये दोबारा जाता है ऐसे।
तो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल, ये हमारे पास क्यू प्राइमरी था और ये क्या था, क्यू रीहीट। तो ये दोनों भी आ जाएगा और हम एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे, थर्मल एफिशिएंसी डब्ल्यू नेट ओवर क्यू इन। तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 35% आती है इस केस में। तो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा इंटरकूलिंग। अब ये तो था हमारे पास इंटरकूलिंग का, रीहीट का। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक करते हैं, एक हमारे पास रीजनरेशन रह गई है इसका, उसका भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।